नमस्ते। आज मैं और एक वीडियो लेके आई हूँ आप सबके सामने। हालांकि जैसे कि मैं तबीयत ज़्यादा कुछ खास बेहतर नहीं है। मेरा लास्ट ईयर को जो जैसे मैंने बोला था कि मेरा एक पैरालिटिक अटैक हुआ था, उस वजह से मेरा लेफ़्ट साइड पूरा पैरालाइज्ड हो गया था। काफ़ी महीनों तक मैं स्क्रैच पर या वॉकिंग स्टिक पे, आज भी मैं कभी कभी निकलती हूँ तो वॉकिंग स्टिक लेके मैं बाहर निकलना पड़ता है। कभी मैं वॉक करती हूँ, वो भी रात को 11 बजे के बाद मैं निकलती हूँ। तो मैंने जैसे कि बोला था कि मैं अपने घर के बारे में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। तो ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये मेरे पापा ने बनाया था 1981 को। इसका ज़मीन ख़रीदा गया था, जो कि मेरे पापा ने ही ख़रीदा है, कि किसी ने कुछ डोनेट नहीं किया है, ससुराल से कुछ भी नहीं दिया है। ये पापा ने 1981 को ख़रीदा था और 1984 से ये घर का काम शुरू हुआ है। कैसे काम शुरू हुआ है आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन अपने बारे में आप कमेंट बॉक्स में कम्प्लीमेंट तो नहीं दे रहे, कमेंट बॉक्स में एक छोटे से बोल रहे हैं कि इतने बड़े मॉडल होके ऐसे मकान में रहना। आज की तारीख में बता दो, ये मकान की कीमत 2.5 करोड़ है। जिन्होंने बोला है पहले वो 2.5 करोड़ कमा के दिखाए, खुद अपने पैसे से, अपने हलाल के पैसे से कमा के दिखाए पहले। हाँ, किसी को बहुत छोटे से जज करना, आई डोंट थिंक कि एक पार्ट में ये मेरे घर के बारे में हो सकेगा। मैं कोशिश करूँगी कि 2-3 पार्ट में लाऊं, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। मेरे पापा का जो शादी हुई थे, जो मेरी माँ से, मेरे नाना बहुत ही रईस है, लेकिन उन लोग का सोच बहुत छोटा है। मेरे नाना का सोच, इन लोग का सोच ऐसा है कि लड़कियां इनके लिए बोझ होती है। मेरी माँ अपने घर में बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी भी है, थी बोलना गलत होगा। मैं मेरे माता पिता को कभी पास्ट टेंस में नहीं रखती। अगर वो गुजर गए हों तो क्या वो मेरे माता पिता नहीं हैं? अभी भी तो है और रहेंगे। ये इतिहास में लिख चुका है कि मेरे माता पिता संजय कुमार चौधरी और गोपा चौधरी है। तो मेरे नाना ने कुछ भी नहीं दिया मेरे पापा को, दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं दिया। मेरे पापा ने कुछ मांगा नहीं, इसका मतलब मांगा नहीं मतलब ये नहीं कि कुछ तो देना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद जब तक शादी नहीं हुई थी, मेरे नाना या मेरे नाना के घर के लोग बहुत मतलब पैर पकड़ रहे थे कि मेरी बेटी का, क्योंकि ऐसा घराना मिलना सौभाग्य की बात है। मुझे तो मेरी शादी में नहीं मिली, इसलिए मेरी शादी नहीं टिकी। ऐसा राजघराना मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है। मेरे नाना मैकन मैकेंजी, जो एक की ब्रिटिश कंपनी है, शिपिंग कंपनी, कलकत्ता ब्रांच में नौकरी करते थे, विच इज़ रिलेटेड विद डॉग, विच इज़ रिलेटेड विद शिपिंग। तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसा पानी से भी ज़्यादा, मतलब बाढ़ की तरह पैसा वहाँ आता है। 2 नंबरी का, ऑफ कोर्स 2 नंबरी का पैसा है। डॉग का पैसा, शिपिंग का पैसा 2 नंबरी का। 6/11/1998 को मैकन मैकेंजी, जो कि तब के ज़माने में CPM ज़माने में वो एक्चुअली सबोटेज किया गया था। सबोटेज में पूरा बिल्डिंग कंपनी जला दिया गया, क्या कि वहाँ एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना सके। सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद पॉलिटिक्स पलटा, पार्टी पॉलिटिक्स पलटा और CPM चले गए, उन लोग का कोई वजूद नहीं रहा। उसके बाद आए तृणमूल। तो अभी हमारे ऑनरेबल CM मिस ममता बनर्जी ने उस बिल्डिंग को, जो कि स्टैंड रोड में है, कलकत्ता में जो रहते वो लोग इत्तेफाक रखेंगे, स्टैंड रोड में जो है उनको हेरिटेज बिल्डिंग के हिसाब से घोषित कर दिया गया है। उनको प्रिजर्व कर रहे हैं और वहाँ कोई भी डिमोलिश करके कोई बिल्डिंग नया, ये प्रोमोटिंग जो कहते हैं, वो नहीं बनेगा। ये है मेरे नाना का बैकग्राउंड, जिसके वजह से मैं आपको दिखाऊंगी कि
करोड़ों की संपत्ति मेरे माँ के नाम पे है, जो कि अब माँ नहीं रही, तो मेरे नाम पे है, जिसके कारण हम लोग के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते जा रहे हैं। 2-3 पार्ट में आपको वो महल दिखाऊंगी। वो घर नहीं महल, वो 2 नंबर के पैसे से ही वैसा महल खड़ा किया जा सकता है। वो एक मतलब पैलेस है, और वो पैलेस की राजकुमारी, बड़ी राजकुमारी मेरी माँ है। मेरे नाना के 4 बच्चे, मेरी माँ गोपा मोहित्रो, मेरे नाना का नाम है अनिल कुमार मोहित्रो। वो लोग भी ब्राह्मण। हमारे खानदान में ब्राह्मण के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि मैं ये सब में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं समझती हूँ ब्राह्मण घर में जन्म लेना सबसे बड़ी कर्स है इन प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि जो भी लोअर क्लास के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स लोग, वो लोग अपने कास्ट के वजह से, कोटा के वजह से अपना एडवांटेज लेके बड़े बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं। हार्डली कोई ब्राह्मण अच्छे ओहदे में पहुंच सकते। सो इट्स रियली अ फ्रस्ट्रेशन फॉर वी कॉमन पीपल। हम लोग आम जिंदगी जीते, हम कोई राजा महाराजा की ज़िंदगी जीते नहीं हैं। हम लोग को थोड़ी सुविधा चाहिए, लेकिन वो सुविधा मिल जाते हैं ST और SC कोटा में। तो ब्राह्मण घर में जन्म लेके मेरा कुछ हुआ नहीं। मेरी नानी, वो भी एक राजकुमारी की तरह ही ज़िंदगी है। मेरी नानी उषा रानी बागची नी मोहित्रो, वो भी बहुत बड़े करोड़पति की बेटी है। मेरे माँ के जो नाना, वो हमारे वेस्ट बंगाल में एक जगह है श्री रामपुर, वहाँ के बहुत बड़े टेक्सटाइल मिल मालिक की बेटी है, बड़ी बेटी है। उनकी 2 बेटी थे, मेरे माँ के नाना के 2 बेटे। बड़ी बेटी मेरी नानी उषा, उन लोग का है बागची, वो भी ब्राह्मण बागची, उषा रानी बागची और काली रानी बागची। मेरी माँ की जो मासी है, उनका नाम है काली रानी बागची। काली रानी बागची मेरी जो माँ की मासी है, वो अभी तो है नहीं, थी होगी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की, बहुत नॉर्मल हम्बल। मैंने देखा है बहुत बार, जब मैं नाना के, मैंने बोला था ना पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ साल मैं नाना के घर में रही हूँ। तो पैसों की और लैविश लाइफ की आदत, बुरी आदत जिसे कहते हैं, कि हर चीज़ में खुद को एडजस्ट करना चाहिए, वो मैं कर नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कभी गरीबी, कभी कुछ देखा नहीं। अब देख रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन कैसे हो रहा है। मेरी माँ की नानी एक टेक्सटाइल मिल की मालिक की बेटी, बड़ी बेटी। मेरी माँ एक शिपिंग कॉर्पोरेट शिपिंग डिपार्टमेंट, मतलब एक शिपिंग कंपनी के वहाँ जो काम करते हैं मेरे नाना, डॉग से रिलेटेड, उनकी बड़ी बेटी। मेरे पापा, हम लोग हैं ज़मींदार ख़ानदान से, राय बहादुर। हम लोग का टाइटल है चौधरी, राय बहादुर प्रियंका चौधरी। तो हम लोग में कभी भी कहीं गरीबी क्या होता है, एक टाइम खाना मिले, दूसरे टाइम खाना नहीं मिले, वो जो आजकल का जो रियलिटी शो में होता है ना, आप अगर गरीब होंगे, बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, इमोशनल कोई स्टोरी होगा, तभी आप लोग को एंट्री मिलेगा, तब आपको वोट का सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। तो मैं शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही हो रहा है, एक मजाक बन के रह रहा है कि सब कुछ में गरीबी रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी आज के ज़माने में, आज के वक्त में मैं गरीब हूँ। क्यों गरीब हूँ? 84 से मेरे पापा ने ये मकान बनाना शुरू किया। हालांकि मेरे पापा का कलकत्ता से, ऐसे कि मैंने बोला, कलकत्ता से कोई लगाव नहीं है, और पापा का इच्छा था कि दिल्ली में सेटल होना। दिल्ली में सेटल होना फर्स्ट वजह है, मेरे हम लोग के फैमिली के हेडक्वार्टर को दिल्ली बोला करते हैं। तो मेरे जो बुआ लोग हैं ज़्यादातर, या पापा के कज़न्स जो है, जो सीनियर पोस्ट में, श्रीमती आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कैबिनेट मिनिस्ट्री में मेरे पापा के ताऊ के सब बेटे वगैरह थे। मतलब पहले के टाइम पे हमारे पूरे फैमिली कांग्रेस सपोर्टर थे। अच्छा, जनरल शंकर राय चौधरी जो है, आप लोग को बता दूं, जनरल शंकर राय चौधरी वो मेरे पापा के बुआ के बेटे हैं। तो हम लोग का ख़ानदान में एडुकेशन फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, यहाँ बोला, अच्छा इसके साथ मैं बोल दूँ मेरी दादी कहाँ से बिलोंग करती है। मेरी दादी इटावा की जो एक
राजघराना है भादुड़ी फैमिली, इटावा का जो राजघराना है भादुड़ी फैमिली, उस फैमिली की मैं बड़ी बेटी अमियो बाला भादुड़ी, वो मेरी दादी है। और उनके ही कज़न रीता भादुड़ी जो एक्ट्रेस थी, वो मेरी बुआ लगती है, कज़न है, माँ मेरे पापा के कज़न दीदी है, तो वो मेरे रिश्ते में बुआ लगती है। तो इतना ही हम लोग का फिल्मी लाइन से रिश्ता है, इससे ज़्यादा कुछ रिश्ता है नहीं। तो मुझे लगता है मेरा ये छोटू सा ये और काम नहीं करेगा, तो मैं इसको बंद करना ठीक रहेगा। ये हाँ, जो मैं बोल रही थी 84 से, ये मेरे फैमिली का बैकग्राउंड है। मेरी दादी इटावा की राजघराने से बिलोंग करती है। वो इटावा की जो भादुड़ी फैमिली है वो भी बहुत बड़ी ज़मींदार फैमिली है। वो उस घर की बड़ी बेटी मेरी दादी है। मेरी नानी टेक्सटाइल मिल श्रीरामपुर माहेश में, अगर बख्ची फैमिली को कोई भी पूछे तो कोई भी जानते, आज के भी ज़माने में कोई भी जानते हैं। तो उस घर की बड़ी बेटी मेरी नानी है। नाना का मैंने बैकग्राउंड बोल दिया है। और मेरे नाना का जो पिताजी थे वो रेल में इंस्पेक्टर थे, आर्मीज थे, रेल में इंस्पेक्टर थे। अच्छा, मेरे नाना के जो उनके जो नाना है वो भी बहुत बड़े घर से बिलोंग करते, मैंने करोड़पति के घर से बिलोंग करते। मतलब जहाँ भी आप मेरे ख़ानदान के कहीं भी कोने जाएंगे, गरीब या कोई लो प्रोफाइल ख़ानदान से कोई बिलोंग नहीं करता। तो वो जो आप देखते हैं मेरे फेस में, वो जो तेज देखते हैं, वो कोई मेकअप वगैरह नहीं। हाँ, लड़की हूँ, सजना संवरना सबको ही पसंद। आज भी मैंने कहा कि मैंने मेकअप नहीं किया, काजल लगाया, थोड़ा सा लिप बाम लगाया। मुझे लिप बाम, कलर्ड लिप बाम तो अभी निकल गया, तो लिप बाम लगाया। और स्किन जो आप देख रहे हैं ग्लो करते हुए, वो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं खुद अपना स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैं खुद बनाती हूँ। तो और वो सीजनल होता है, हर सीज़न में एक चीज़ नहीं होती है, सीज़न के अनुसार होता है। तो 84 मेरे पापा ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ छुट्टी कभी नहीं मिलेगी। एक डिफेंस पर्सनल की लाइफ में छुट्टी बोल के कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके वजह से पापा को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिला, उसमें बहुत कम उनको पेंशन मिला। इस वजह से क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा छुट्टी ली है, किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। पापा का मन था कि रिटायर हो जाएंगे, दिल्ली में एक बनाया मकान ले लेंगे या फ्लैट ले लेंगे सोच के अनुसार, और मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरे जितने भी कज़न्स ब्रदर सिस्टर्स हैं सभी मुझसे बहुत सीनियर है, वो सभी लोगों ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की है। यहाँ तक कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है। और मेरा वहाँ एडमिशन करवाना पापा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ उनके कज़न ब्रदर लोग कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। पापा का कोई मन नहीं था कलकत्ता में सेटल होने का, क्योंकि कलकत्ता पापा के लिए बहुत बोरिंग सिटी है, लेजी सिटी है। यहाँ कोई काम नहीं है, हर जगह देखो एक चाय की टपरी होगी मोहल्ले में, और वहाँ जाके फालतू के पॉलिटिक्स को लेके बात करेंगे, कुछ करेंगे तो नहीं। और पापा ऐसे लाइफ जिए हैं एक्टिविटीज़ में, पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, डॉन भी अपने बीवी से डरते हैं, तो मेरे पापा क्या चीज़ है। माँ के प्रेशर के वजह से पापा को कलकत्ता में ज़मीन खरीदनी पड़ी, कॉर्नर प्लॉट है। उसके बाद मेरे मामा, मेरे नाना रिटायर कर चुके थे। मेरे मामा ने खास कुछ काम किया नहीं है, मतलब जिस तरह से लेबर शिपिंग डिपार्टमेंट में मेरे नाना ने दिया है कि मेरे नाना ने कमाई की है, उस हिसाब से मेरे मामा ने कुछ किया ही नहीं है। बहुत लेथर्जेटिक है और बड़े बाप के बिगड़े हुए औलाद जैसे होते हैं। मेरी माँ बड़ी बेटी, उसके बाद ये मेरे मामा आशीष कुमार मोहित्र, उसके बाद और एक मेरे मामा थे असीम कुमार मोहित्र। वो 19 साल की उम्र में मुझे जो बीमारी है लंग्स और हार्ट की, वही बीमारी के चलते वो चल बसे, वो नहीं रहे। और मेरी मासी है, वो अनमैरिड है, वो अभी भी ज़िंदा है। और
बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका कोई सगा नहीं है अभी। दुश्मनी यहीं से शुरू होती है। तो पापा क्या करते हैं, साल में 45 डेज़ के लीव लेते हैं। वो सर्दी के मौसम में, जिस टाइम मुझे मेरे स्कूल में विंटर वैकेशंस मिलता था, उस हिसाब से पापा आते थे। तब के ज़माने में मतलब आते जाते 7-7 14 दिन लग जाते थे ब्रेक जाने का। चाहे वो आसाम का पोस्टिंग हो, चाहे वो नॉर्थ बंगाल का पोस्टिंग हो, चाहे वो इंडो चाइना, इंडो तिब्बत बॉर्डर। पर्टिकुलर मैं प्लेस का नाम नहीं ले सकती बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। देश की सिक्योरिटी भी एक बड़ी चीज़ है जिस देश में रहती हूँ मैं, तो इतना मैं बोल सकती हूँ। बॉर्डर, लेह लद्दाख, ऐसे सब जगह में पोस्टिंग्स लेना सियाचिन में भी हुआ था, लेकिन तब मैं पैदा नहीं हुई थी और सियाचिन में कभी कोई फैमिली लेके नहीं रहता। तो उस वजह से पापा 45 डेज़ में 7-7 14 दिन आप माइनस कर लीजिए। माइनस करके उसके बाद यहाँ आना, खुद मिस्त्री को ढूंढना, खुद उनको डिक्टेट करना कैसे काम होगा। एक ठेले का ना पैसे का इन्वेस्टमेंट किया मेरे नाना के फैमिली का, ना मेरे सॉरी ना मेरे मामा के फैमिली ने कुछ देख रेख की। 30 दिन के अंदर पापा जितना कर सकते थे करके चले गए। फिर अगले साल आएंगे। मजाक किसी का बनाना, सुनिए, जिंदगी में किसी का मजाक या कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी बात बोलना बहुत आसान है। आप अपने आप को उस जगह में रखो। आप पूछ सकते थे कि मैडम क्या बात है कि आप ऐसे ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन, ये ऐसे टूटा फूटा घर नहीं है मेरा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2.5 करोड़ ऐसे नहीं मिलता है। पहले सबसे बड़ी बात है प्लॉट, दूसरी बड़ी बात है कि ग्रिल का प्रोडक्ट, तीसरी बड़ी बात है A1 सब प्रोडक्ट लेके है, और सबसे बड़ा गामारी टीक, मतलब जिसको शेबुन बोलते हैं बंगाली में, टीक, ये सब काट का दरवाज़ा वगैरह है। और सबसे बड़ी ईमानदारी और हलाल के पैसे का इतना ही हो सकता है। किसी की ज़िंदगी आप एक एक झटके में, हम कोई स्टार, फिल्म स्टार नहीं है कि उससे पैसा ले लिया, वो एड प्रमोशन के। एक आम इंसान की ज़िंदगी, कठोर भरी ज़िंदगी, एक ऑफिसर की, जिनके मेरे पापा जब 15 साल के थे तब उनकी माँ चल बसी। मेरे पापा जब 20 साल के थे तो उनके पिताजी चल बसे। करोड़ों की संपत्ति मेरे दादाजी पापा के हिस्से का उनके नाम पे कर गए थे, लेकिन धोखे से, झूठ बोल के, जब पापा लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, सेकेंड ईयर में थे, लॉ की ग्रेजुएशन भी कर रहे थे और लॉ की भी पढ़ाई कर रहे थे रायपुर में। तो हम लोग के ख़ानदान का रिवाज, मैंने भी लॉ की पढ़ाई की, लेकिन मैंने लास्ट में छोड़ दी क्योंकि अच्छे लॉयर बनने के लिए और लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए मुझे सीनियर लॉयर को एंटरटेन करना पड़ेगा, जो कि ना कि मेरे खून में है और ना मैं वो गंदगी कर सकती हूँ। बाद में इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैंने अपने माता पिता को यही आईना दिखाया कि आपने कहा कि मॉडलिंग प्रोफेशन गंदा है, इसको छोड़ के तुम ज़िंदगी में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने हर जगह पे नौकरी करके, बिजनेस करके, कुछ भी हर जगह पे करके मैंने मेरे मम्मी पापा को दिखा दिया कि हर जगह गंदगी है। आगे बढ़ने के लिए हर जगह आपको बिस्तर से होके ही जाना पड़ेगा, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए शायद मैं ज़िंदगी में उतना कुछ नहीं करी। ये जो टोन मुझे मिला है ना, इतने बड़े मॉडल होके ऐसे घर में रहती हूँ, हाँ मैं इतनी बड़ी मॉडल हूँ, शिक्षा से हूँ, गुरूर से काम किया है, कलकत्ता का काम बिल्कुल नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है, कलकत्ता का अगर शूट करती ना तो मेरे पीछे भी वो टैग मिल जाता था कि मैं बिस्तर से होके कामयाब हुई हूँ। जी नहीं, मैंने कभी किसी के साथ बेड शेयर, किसी होटल में जाके पैसा नहीं कमाया है। मैंने इज्जत कमाई है, पैसा कम ही कमाया है। तो आती हूँ मेन पॉइंट पे। जो ज़िल्लत मुझे दिया गया है हर बार, इंस्टाग्राम में या बोलिए, या यूट्यूब चैनल में बोलिए, या फेसबुक में बोलिए, बहुत अच्छी बात है
किसी का मजाक उड़ाइए, आप उड़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी कोई मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जिंदगी हमारे हाथ में जैसे पांचों उंगलियां एक नहीं होती, हर औरत एक नहीं होती है। साल में एक बार आते, ये 84 में रह गया, फिर पापा आए 85 में आए, वो वही एक महीने का है। इस बीच देखा इतने अच्छे मेरे मोहल्ले के फालतू बंगाली में जिसे आप छपड़ी माल कहते हैं, हम इंग्लिश में हुलीगन्स कहते हैं, और चलती हिंदी भाषा में कहते हैं फालतू के लौंडे, जो किसी काम के नहीं है, बाप के होटल में खाना खाना और यहाँ से चौकड़ीबाजी करना। तो तब भरपूर सीपीएम ज़माना था। मैं किसी को डिफरेंट नहीं करूँगी, सीपीएम तृणमूल सब एक है, क्योंकि लोग तो वही है जो पहले सीपीएम के लोग थे, आज वही तृणमूल के लोग हैं, कल वही बीजेपी के लोग होंगे, कल वही सीजेपी के लोग होंगे। इंसान अगर अलग होगा तभी ना सोच अलग होगा। इंसान अगर वही होगा और टी शर्ट्स और क्या पार्टी कलर्स अगर बदलते हैं तो उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पापा ने आके देखा ये बम्बू जो ढलाई होता है, ये बम्बू लेके भाग गए। यहाँ जुआ का सट्टा हो रहा था, कुछ लोग बोले बाबू आप नहीं थे, यहाँ जुआ सट्टा हो रहा है, यहाँ आके लड़कियों के साथ सेक्स का किया जा रहा है। अच्छा, किसी का श्राद्ध मनाया जा रहा है, फिर से पूरा ईंट फीट श्राद्ध मनाया जाए, मतलब खाना वाना बनाया गया है, पूरा ईंटा पूरा काला हो गया था। एक प्रोडक्ट पापा ने हमारे घर के लिए जो लगाया था, सब A1 प्रोडक्ट लगाया था, क्योंकि घर बनाना और फ्लैट खरीदने में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर इसलिए है, फ्लैट आप खरीद लेंगे लेकिन उसका इंटीरियर अपने हिसाब से, आपको सपनों के हिसाब से करना पड़ेगा, और फ्लैट आप कुछ खुद से नहीं कर सकते, लेकिन घर एक सपना होता है किसी का कि हम ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। जस्ट लाइक दैट, ऐसे दिन चलता गया, साल चलते गए, करते 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 91 में परमानेंटली पापा 22 फरवरी 1991 में पापा मम्मी परमानेंटली, पापा ने VRS लिया था। उससे पहले पापा को 2 हार्ट अटैक आ गया था, और पापा का गले का भी एक ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि इतने ज़्यादा स्मोक करते थे, इतने मतलब चेन स्मोकर। रोज़ आप कम से कम 100 सिगरेट तो पकड़ के चलिएगा। पापा के वजह से मैं पैसिव स्मोकर हो गई। पापा एक्टिव स्मोकर थे, मैं पैसिव स्मोकर। मेरे दिल की बीमारी तो पैदाइशी है ही, उसके साथ पापा की वजह से वो जो धुआं, क्योंकि इतना स्ट्रेस, इतना टेंस भरी होती है ये डिफेंस पर्सनल की ज़िंदगी। एक माहौल होता है, सिर्फ मेरे पर नहीं, मेरे खानदान में बहुत सारे डिफेंस पर्सन, मैंने जैसे कि एक बार कहा था कि मेरी बुआ भी आर्मी में कैप्टन रह चुकी, तो उन लोग का जो एटीट्यूड है, उन लोग का जो स्वभाव है, वो मैं देख चुकी हूँ, वो लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि मेरा सपना था कि कोई डिफेंस पर्सनल मेरे हस्बैंड हो, लेकिन मेरी माँ ने उसके रिप्लाई में मुझे यही बोला था कि तुझे विधवा होने का इतना शौक क्यों चढ़ा है। वो ज़माना गया, आपके ज़माने। लेकिन मैं बोल दूँ, मेरे पापा ने 3 लड़ाई, हाँ वो शादी से पहले की थी, 3 जो लड़ाई, इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान, इंडो बांग्लादेश, ये जो 3 लड़ाई हैं, इसमें 8 गोलियां पापा ने खाई थी, लेकिन उनकी किस्मत में जीना लिखा था, गोली छू के चले गई तो वो बच गए। उसके बाद उन्होंने बहुत देरी से शादी की, शादी करने का उनका कुछ प्लान था नहीं, लेकिन बड़े बहनों के प्रेशर की वजह से उनको शादी करनी पड़ी। उन्होंने शादी की 1976 में, पहला बच्चा हुआ 1917 में। मेरे बड़े भाई वो चल बसे, किसी कारण चल बसे। उसके बाद 1981 में मैं पैदा हुई, तो मेरी माँ को एक अफसोस था, मेरे पैदा होने पर मेरी माँ का एक अफसोस था कि मेरा बेटा मर गया, मेरी ये बेटी है, ये किस काम की। बाद में अफसोस टूटा जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई। मैंने पहला इनकम का चेक ला के मैंने जब मेरी माँ के हाथों में दिया था, तो धीरे धीरे पर्सपेक्टिव्स बदलने लगा। लेकिन मैं बोलूँगी आज भी लोगों में वो है कि बेटियाँ पराया धन होती है, बेटे ही सब कुछ होते हैं।
लेकिन मेरे पापा इन ये एक फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी बोल सकते हैं। मेरे पापा बहुत खुश थे। मेरे पापा गुरूर के साथ हर किसी के अगर जब बाज़ार में भी जाते थे सब्ज़ी वब्ज़ी खरीदने या मेडिसिन में जाते या मोहल्ले में जब भी निकलते थे, घर में बैठने वाले थे नहीं, जब मोहल्ले में निकलते थे तो सबको बोलते थे मेरा मेरा एक ही गुरूर है, मेरी बेटी टीना। टीना मेरी गुरूर है। ये टीना नाम उनके लिए है। वो बहुत इतने फैशनेबल थे तो बहुत कुछ नाम रखने वाले थे, क्रिस्टीना, रोजालीना, लीजा। तो मम्मी ने कहा कि होल्ड ऑन तुम्हारी बेटी हिंदू है, तुम क्या कर रहे हो। फिर बहुत कुछ, सोफिया, इतना कुछ नाम रखते 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 क्रिस्टीना से क्रिस को काट के टीना रखा गया। वो भी मम्मी ने परमिशन दी, ये निकनेम में रहेगा। तब राजीव गांधी जी की बेटी पैदा हुई थी तो वो प्रियंका नाम बहुत तब मतलब ट्रेंडिंग में था। तो माँ ने कहा कि मेन नाम जो होगा, लीगली जो नाम होगा वो एक ही नाम होगा, वो है प्रियंका। तो माँ ने रखा मेरा नाम प्रियंका और पापा ने रखा टीना। और तो उसके बाद तो फैमिली में कुछ ना कुछ तो नाम रखते गया। हाँ, मेरे ननिहाल के फैमिली लोग मुझे मामूनी करके बुलाते हैं, और मेरे जो खुद के जो फैमिली, मेरे मतलब पापा के दिख के जो फैमिली, मेरे बुआ लोग, मेरे कज़न्स लोग, उन लोग मुझे टीना ही बुलाते हैं। उन लोग को थोड़ा सा फैंसी और फैशनेबल और मॉडर्न सोच ज़्यादा, एडवांस सोच ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे चलते चलते मकान बनाया। बहुत खूबसूरत मकान था, आगे पीछे कुछ नहीं था, और ये 1 स्टोरी मकान था। ऐसे करते करते दिन गया, मैंने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। यहाँ के स्कूल में मैं एडमिट हुई। यहाँ 2-3 स्कूल मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि मिड ऑफ द सेशन में मैं एडमिशन मुझे लेना पड़ा था। उसके बाद जाके सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूशन शोधपुर, वहाँ जाके मैंने पूरा 12th तक ICSE से। मेरे पापा ने कॉलेज में नहीं दिया। 10 के बाद पूरा स्कूल खाली हो गया था, सभी लोग कॉलेज गए मस्ती करने के लिए, ये करने के लिए। पापा ने कहा, मम्मी ने बहुत कुछ समझाया कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, देखो 20-25 हज़ार तो देना पड़ा, महीने में 5-6 हज़ार रुपये जाएगा, बेटी को दे दो। बोला एक ही बेटी है, बिगाड़ने की कोई सोच नहीं है मुझ में, पैसा जाएगा जाने दो, वो है मेरे पास। मैं एक ही बेटी को पालन पोषण करने की क्षमता है, इसलिए मैंने एक ही बच्चे को लिया है। अगर 2-3 का क्षमता होता तो 2-3 लेती, लेकिन मैं एक ही लिया। तो लेकिन मैं उस बच्ची को बिगाड़ने दी। कॉलेज मतलब ये जो एज है, 14-15 साल जो एज है, ये बहुत सेंसिटिव एज है। इस एज में मैं बच्ची को बिगाड़ने नहीं दूँगी। यहाँ तक कि कभी भी मुझे कोई कोचिंग सेंटर में नहीं लेके गए। डांस क्लास में जब मैं जाती थी तो पापा रिसेप्शन में बैठे रहते थे। मैं स्कूल से डायरेक्ट चले जाती थी, ड्रेस वहीं जाके चेंज करके। हम लोग का जो होता है सलवार में और दुपट्टे को पूरा कमर में कस के बांधने का, तो किया। लेकिन पापा का एक ही शर्त था, घर में प्रैक्टिस नहीं हो, घर में घुंघरू की आवाज़ नहीं होगी। पापा डांस बहुत पसंद करते थे, मॉडर्न डांसेस पसंद, लेकिन पापा का एक सोच था, हम लोग ज़मींदार हैं, जिसके घर में ज़मींदार के जिसके घर में घुंघरू की आवाज़ बजती है, वो ज़मींदार का खानदान नहीं रहता, पूरा वंश ख़त्म हो जाता है। तो इट समहाउ आई कैन से इट इज़ ट्रू। मैंने मुझे ब्रोंकियल एस्मा है ना, टॉन्सिल ज़्यादा फूल गया, सॉरी। तो शायद मुझे ये वीडियो अभी ख़त्म करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो जिस घर में घुंघरू की आवाज़ होती है, वो घर नहीं रहता, पूरा तबाह हो जाता। तो उस सोच की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद तो फिर पापा ने छुड़वा दिया, क्योंकि उसके बाद मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। मेरा अपेंडिक्स बस्ट हो गया था, इमीडिएट मुझे अपेंडिक्स के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। उसके बाद आ गया फाइनल एग्ज़ाम्स आ गया, तो ऐसे करते करते तो मेरा डांस छूट गया। पापा ने कहा ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा, अभी फोकस ऑन योर स्टडीज़, क्योंकि
We are common people who are, Papa, according to my father, we are common people who are poor people. Just take your gene as granted. We are not zamindars anymore. At least I am not zamindar. According to my father, he used to say, उन लोग का उनका कहना है कि हम और ज़मींदार नहीं रहे, हमारे चचेरे भाई वो लोग ज़मींदार हैं, मैं खुद ज़मींदार नहीं रहा, मैं एक आम इंसान हूँ। तो आम इंसान, गरीब इंसान, साधारण इंसान की ज़िंदगी में एजुकेशन इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड टू कैरी टिल यू डाई। तुम जिस प्लेटफॉर्म में जाओगे टीना, बैठ बैठ के ये सब समझ, तुम जिस प्लेटफॉर्म में जाओगे टीना, ये एजुकेशन ही तुम्हें हेल्प करेगा। चाहे तुम ग्लैमर में जाओ, चाहे तुम एक जॉब करो, या घर पे किसी के साथ शादी करके भी हाउसवाइफ हो जाओ, उसमें भी तुम्हें एजुकेशन ही सपोर्ट करेगा। इसलिए एजुकेशनल लाइफ में कुछ और चीज़ें मत लाओ, पहले एजुकेशन को कंप्लीट करो, उसके बाद हाँ एजुकेशन रिलेटेड अगर पैरेलली तुमको कुछ और वोकेशनल ट्रेनिंग्स करना है, देन आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, बट डोंट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड आउट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। तो मैं कुछ और कह नहीं सही, क्योंकि पापा है, पहली बात उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 20 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ खो दिया था, फिर भी वो खड़े हुए और वो फाइनेंस कर रहे, सब कुछ में वही इन्वेस्ट कर रहे। तो ये रही मेरी मकान को रिलेटेड की पहली स्टोरी। दूसरा पार्ट लेके मैं बिल्कुल बहुत जल्द आऊँगी, और सर्दी के मौसम के वजह से मेरे बालों का हाल देखिए, चिड़िया का घोंसला भी इससे बेहतर होता है। और आप लोगों ने मेरे बारे में जानने की इच्छा ज़ाहिर की है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और हालांकि अभी तक आप लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन बिल्कुल मैं आप लोग की सोच बदलने के लिए, अगर कोई जानना भी मेरे बारे में नहीं चाहता, फिर भी मैं बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोग तो है जो मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक है, और जो लोग उत्सुक है उनको मैं बोलूँगी कि किसी के बारे में पहले जान लीजिए। मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं कि विकिपीडिया से आप मेरे बारे में जानेंगे या गूगल से जानेंगे। गूगल से उतना ही जान पाएंगे जो कि रियल लाइफ में। और मैं बोलूँ, ज़िंदगी कोई रियल नहीं है, ज़िंदगी रियल है, और रियलिटी और ग्राउंडेड रहना पसंद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैंने और बहुत सारे पपीज़ को रेस्क्यू किया है। हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं अपना छोटा सा एक पुराना सा बैंक डिटेल्स दे देती हूँ। प्लीज़ 1 रुपये खुशी से, नहीं एक बोलूँगी, आप लोग अगर खुशी से चाहे 1 रुपये से लेके 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, जितना हो सके थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मैं से इन लोगों का जो निवाला होता है, मेडिसिन्स होता है, वो सब मैं कर पाऊँगी। इतने सालों से आप कहेंगे कि इतने सालों से आप क्यों नहीं मांगे, इतने सालों से मैं कर रही थी, मेरा जो सेविंग्स था मैं उससे चला रही थी, उसके साथ मेरा खुद का भी अर्निंग्स था, जैसे कि मेरे दुकान का अर्निंग था। अभी दुकान का अर्निंग उतना है नहीं, कोरोना के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, फिर भी मेरे जितने सेविंग्स थे उससे मैं कर रही थी। उसके साथ मेरी माँ का पेंशन एक सपोर्टिव था, उससे कर रही थी। आप ये मत सोचिए कि आप लोगों से जो हेल्प मांग रही हूँ उस पैसे से मैं अपने मुंह खेलने वाली हूँ, नहीं, मैं अपने मुंह का कुछ नहीं निकालेंगी। माता रानी की कसम, वो पैसा पूरी तरह से उन लोग के लिए जाएगा। और शेल्टरिंग का आप कहेंगे कि आप मेरे घर, आपके खुद के घर में शेल्टर है तो शेल्टर जी नहीं, मैं इन लोगों के लिए पूरा एक अलग सा घर बनाना चाहती हूँ। जब मैं इन लोगों के लिए अलग सा घर बनाऊंगी तभी मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी। आज के तारीख में आपको बता दूं, मैं दिखा भी नहीं सकती, मैं दिखा नहीं सकती, इतने नहीं। देखिए मेरे सोफ़े का क्या हालत किया है। ये मेरे पापा ने रिटायरमेंट के बाद ख़रीदा था, मैंने रिटायरमेंट के टाइम जब वो आ रहे थे ख़रीदा था। 1.5 लाख का सोफ़ा। आप कहेंगे ये सोफ़ा 1.5 लाख का? जी हाँ, ये सोफ़ा 1.5 लाख का है। ये हल्द्वानी, जसपाल शर्मा जी नज़र बट्टू के, वो जानते हैं, वो हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस हल्द्वानी। तो हल्द्वानी से पापा ये सोफ़ा सेट लाए थे। ये प्योर मेहगनी का वुड का है। मेहगनी वुड कितना कॉस्ट, एक सेकेंड, हाँ शायद लाइट कम है।
महगनी ऊड कितना कॉस्टली होता है वो बहुत लोग जानेंगे। महगनी ऊड के ऊपर काम किया, और ये ओरिजिनल कलर नहीं है, ये कलर मैंने पापा को बोल के बनवाया था। पापा ने स्लेट कलर खरीदा था हल्द्वानी से, सोफ़ा सेट विथ टी टेबल और साइड टेबल नहीं, बिग टेबल नहीं, सेंटर टेबल, वो अलग से बनवा, फिर से पापा ने बनवाया, वो अलग है, वो ठीक है, लेकिन पूरा सोफ़ा ख़राब हो गया। ये सोफ़ा अभी मैं अगर बनवाने जाऊँ करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए। नहीं, उसके लिए आप लोगों से मैं मदद नहीं मांगूंगी, वो मैं कर लूँगी, लेकिन इन लोग का जो मंथली खर्चा है, अभी मैं ये लोग बोलेंगे कि बाहर फेंक दो, नहीं, इन लोग तो खुद चल के नहीं आए, इन लोग को मैंने गोदी करके मैंने खुद मैं लाई हूँ। और ये जैसे टबलू का मेंटल प्रॉब्लम है, उनके उसके लिए अलग सा महीने में दवाई लगता है। खाना तो आपको दिखा चुकी हूँ। फ़िश आज के तारीख में अगर डॉगी को कुछ भी खिलाया जाए, वो फ़िश बहुत कॉस्टली होता है। मटन मैं नहीं ला पाऊँगी, मटन नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में भी मटन होता नहीं है, बनाने वाला कोई नहीं है, और मुझे भी मतलब प्रॉब्लम होता है कच्चा मटन से, प्रॉब्लम होता है। चिकन मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में ही अलाउड नहीं है चिकन। कभी कभार अगर मुझे किसी शादी में खाना पड़े तो मैं कैसे खाती हूँ, जो लोग मुझे पर्सनल लेवल में जानते हैं वो लोग ही जानते हैं कि मैं अभी तो नहीं खाती, बिल्कुल ही नहीं खाती, क्योंकि यूपी में मैंने एक चीज़ देखी थी जब मैं यूपी में थी, ऐसे अल्मोड़ा में, रानीखेत में, वहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ कभी शादी में, शुभ काम में कभी भी नॉनवेज, यहाँ की प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका कारण भी एक बहुत बढ़िया है, जो प्रैक्टिकल भी है। जब हम किसी की शादी करवाते हैं तो सत्यनारायण जी को याद करके हम शुरुआत करते, हवन की पूजा करते। जब हम नारायण भगवान को, विष्णु जी को स्मरण करके पूजा करते हैं, तो उस त्योहार में कि उस माहौल में कैसे हम मांस मछली या कुछ भी नॉनवेज रिलेटेड चीज़ लाए जाए। तो ये चीज़ मुझे, मैंने कहा कि हर जगह से सीखने की कोई सीमा नहीं होती, ना उम्र होती, ना कुछ होती। जैसे कि मैं अभी भी सीख रही हूँ कि परफॉर्मेंस कैसे किया जाए, एक्सप्रेशन कैसे किया जाए, तो ये भी सीखने की बात है। तो इसी नोट पे मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि 1 रुपये से लेके 10 रुपये 50 रुपये आपकी खुशी से उस बैंक अकाउंट में, नहीं, मेरा कोई पेटीएम नंबर नहीं है, मेरा कोई ऑनलाइन नहीं है, इसलिए ऑनलाइन हैकिंग वगैरह मेरे मुझसे होके कोई करेगा भी नहीं, ना कि मेरे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं। जिस अकाउंट की बात कर रही हूँ उस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये है, वो 1000 रुपये पड़े हुए। साधारण हूँ, साधारण की तरह हूँ। हाँ, जो मॉडलिंग में एटीट्यूड जो आप देखते हैं उन फ्रेम, दैट इज़ अ रियल वर्ल्ड, उसमें एटीट्यूड एक्सप्रेशंस वैसे ना देखने से मुझे इनकम नहीं मिलेगा, लोग मुझे नहीं बुलाएंगे, मुझे काम नहीं देंगे, बट इन रियलिटी दिस इज़ मी, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड, हम्बल, ना कोई अहम है ना कुछ नहीं है। और अभी अभी मैंने रिसेंटली कलकत्ता में, अभी बहुत साल हो गया रहते रहते, तो अभी मैं बोलना शुरू किया। पहले मैं हम बोलते थे, क्योंकि मैं में अहम आता है, हम में नहीं आता है। तो इसी नोट में आप लोग को हाथ जोड़ के शुक्रिया भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, और मैं अपने बारे में और एक पार्ट लेके आऊँगी, और आप लोग, उम्मीद है आप लोग मुझे वही प्यार स्नेह देंगे जो सपोर्ट दे रहे हैं, और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ ठीक होने की। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। नमस्ते।